नमस्कार दोस्तों। और भविष्य के सिविल सर्वेंट्स, तारीख है 28 नवंबर 2025। और आप सुन रहे हैं सुन लो यूपीएससी। आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब छान मारा है। और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है, नेशनल सिक्योरिटी पर बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स भी हैं। और इकोनॉमी के डेटा पर इंटरनेशनल सवाल भी उठाए गए हैं। मतलब जीएस पेपर 2 और 3 के लिए आज का दिन बहुत ही पैक्ड है। बिल्कुल। और शुरुआत सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल खबर से करते हैं, जो सीधे सीधे सेंटर स्टेट रिलेशंस की नब्ज पर हाथ रखती है। आप केरल की बात कर रही हैं? कू करने से साफ मना कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा टकराव है। ये टकराव से भी बढ़कर है। ये भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स का एक लिटमस टेस्ट है। अच्छा। हाँ, केरल के लेबर मिनिस्टर वी शिवनकुट्टी ने इन कोड्स को सिरे से एंटी वर्कर यानी श्रमिक विरोधी करार दिया है। देखिए, हुआ ये है कि केंद्र ने 21 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी करके कोड्स को देश भर में लागू कर दिया। लेकिन केरल ने कहा, हम अपने राज्य में इसे लागू करने के लिए जरूरी नियम बनाने की प्रक्रिया को रोक रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधा मना नहीं किया, पर रूल्स ना बनाकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये तो एक तरह से नॉन कॉपरेशन हुआ। बिल्कुल। और अब वो ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर एक काउंटर स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आएगा, क्या कोई राज्य केंद्र के कानून को इस तरह से रोक सकता है? ये हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है? एग्जैक्टली यही इस मुद्दे का क्रक्स है। और जीएस पेपर 2 के लिए गोल्ड माइन है। ये टॉपिक सीधा जुड़ता है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट और सबसे जरूरी संविधान के 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 246 और आर्टिकल 254। और जीएस पेपर 3 का एंगल भी तो है इसमें। बिल्कुल है। जीएस पेपर 3 में लेबर मार्केट रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एंगल से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लेबर यानी श्रम किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट? ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची AKA द 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। करेक्ट। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पर राज्य और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों। लेबर से जुड़े ज्यादातर मामले इसी कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कौन कौन सी एंट्रीज हैं इसमें? जैसे एंट्री 22 है ट्रेड यूनियंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पर, एंट्री 23 है सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस पर, और एंट्री 24 है वेलफेयर ऑफ लेबर पर। कंकरेंट लिस्ट का मतलब ही है शेयर्ड ज्यूरिसडिक्शन, मतलब मैदान खुला है, केंद्र भी खेलेगा और राज्य भी। यहीं से तो सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। अगर दोनों ने कानून बना दिया और दोनों के कानून में टकराव हो गया तो किसका कानून चलेगा? और इसी सवाल का जवाब देता है हमारा संविधान। देखिए, आर्टिकल 246 तो बस ये कहता है कि दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है। असली एक्शन शुरू होता है आर्टिकल 254 से। 254 इस आर्टिकल को डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्यूगनेंसी भी कहते हैं। रिप्यूगनेंसी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन या इनकंसिस्टेंसी। मतलब ये आर्टिकल क्लैश ऑफ लॉज को रिजॉल्व करने का रूल बुक है। परफेक्ट एनालॉजी। ये रूल बुक ही है। इसका क्लॉज 1 यानी आर्टिकल 254(1) बिल्कुल साफ कहता है। क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी विषय पर राज्य के कानून का कोई भी हिस्सा संसद के कानून के खिलाफ है तो संसद का कानून प्रिवेल करेगा। मतलब केंद्र का कानून जीतेगा। हाँ, और राज्य का कानून उस हद तक वॉइड यानी शून्य हो जाएगा जहां तक वो सेंट्रल लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ओके, तो रूल नंबर 1 इज सेंटर इज द बॉस। इस हिसाब से तो केरल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें केंद्र के लेबर कोड्स को मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है? जरूर कोई बट होगा, कोई एक्सेप्शन। एग्जैक्टली। और वो एक्सेप्शन ही इस पूरे मामले का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। वो है आर्टिकल 254 का क्लॉज 2 यानी आर्टिकल 254(2). अच्छा। ये राज्यों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्केप हैच जैसा है। ये कहता है कि अगर किसी राज्य ने कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर कोई कानून बनाया है जो केंद्र के मौजूदा कानून से अलग है, और उस राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति यानी प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाती है, तो उस राज्य में राज्य का कानून ही लागू होगा, केंद्र का नहीं। वाओ,
ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। मतलब केरला टेक्निकली ये कर सकता है कि वो केंद्र के कोड्स को खारिज करे, अपनी विधानसभा में एक नया लेबर बिल पास करे जिसमें उसके हिसाब से प्रो वर्कर प्रावधान हो, और फिर उस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दे। बिल्कुल, यही उनका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है। सीधे मना करना प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन अपना कानून बनाकर राष्ट्रपति की मंजूरी लेना एक वैलिड स्ट्रैटेजी है। कैसा पहले हुआ है? हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश ने पहले बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स लाने के लिए इसी आर्टिकल 254(2) का इस्तेमाल किया था। अब केरला उसी रास्ते का इस्तेमाल वर्कर फ्रेंडली लॉस को बचाने के लिए करना चाहता है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। राष्ट्रपति की सहमति का मतलब तो आखिर में केंद्र सरकार की सलाह ही हुआ ना, सिंस द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही पकड़े। तो क्या केंद्र सरकार अपने ही कानून के खिलाफ बने राज्य के कानून को मंजूरी देगी? ये $1 मिलियन का सवाल है। टेक्निकली केंद्र सरकार मना कर सकती है, लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के खिलाफ जाएगा। और भी कोई आर्टिकल है जो यहाँ रेलेवेंट हो? हाँ, एक और आर्टिकल है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, आर्टिकल 256। ये कहता है कि हर राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। मतलब राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रल लॉज को लागू करे। बिल्कुल। केंद्र सरकार राज्यों को ऐसे कानूनों का पालन करने के लिए निर्देश भी दे सकती है। तो अगर केरल सीधे सीधे केंद्र के कोड्स को लागू करने से मना करता है तो वो आर्टिकल 256 का उल्लंघन होगा। प्रिसाइसली। इसीलिए वो आर्टिकल 254(2) का रास्ता अपना रहे हैं। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेस गेम जैसा लग रहा है। इट इज अ हाई स्टेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल चेस गेम। केरल सीधे ना नहीं कह रहा, वो कह रहा है हम अपना कानून बनाएंगे। ये एक सटल बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सही बात है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो अब काफी हद तक क्लियर है। अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर। केरल को इन लेबर कोड से इतनी आपत्ति क्यों है? वो कौन से स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिन्हें वो एंटी वर्कर बता रहे हैं? देखिए, 4 मुख्य आपत्तियां हैं। पहली है वर्किंग आवर्स को लेकर, काम के घंटे। हाँ, नए कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस में 12 घंटे की शिफ्ट का प्रावधान है। 12 घंटे? हालांकि ये 48 घंटे प्रति सप्ताह की सीमा के अंदर ही है और 4-डे वर्क वीक का ऑप्शन देता है। लेकिन यूनियनों का मानना है कि ये 8 घंटे के काम के सिद्धांत को खत्म कर देगा। The 8-hour workday is a hard-won right for workers globally, enshrined in the Factories Act 1948. उनका डर ये है कि कंपनियां इसे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे एक्सप्लॉइट करेंगी और वर्कर्स को लंबे समय तक काम करने पर मजबूर किया जाएगा। बिल्कुल। दूसरी आपत्ति क्या है? दूसरी और शायद सबसे बड़ी आपत्ति है हायर एंड फायर पॉलिसी को लेकर। दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड कहता है कि जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, 300 से कम, जी, उन्हें अब छटनी या रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ करने या कंपनी बंद करने के लिए सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। मतलब 300 वर्कर्स तक की कंपनी अब जब चाहे अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है बिना किसी सरकारी स्क्रूटनी के। इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा जॉब सिक्योरिटी पर। एग्जैक्टली। केरल का कहना है कि इससे लाखों मजदूरों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्कर्स वेलफेयर के ऊपर तरजीह देने जैसा है। बहुत गंभीर आरोप है ये। और तीसरी आपत्ति हड़ताल के अधिकार को लेकर है, राइट टू स्ट्राइक। हाँ, नए कोड्स में हड़ताल के लिए 60 दिन का नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है और अगर मामला कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स में है तो उस दौरान हड़ताल नहीं हो सकती। 60 दिन का नोटिस? ट्रेड यूनियंस का तर्क है कि ये शर्तें इतनी कठिन हैं कि लीगली हड़ताल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये मजदूरों के बार्गेनिंग पावर को छीनने जैसा है। और चौथी आपत्ति? चौथी आपत्ति है ट्रेड यूनियन रिकग्निशन को लेकर। किसी भी विवाद में मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने के लिए एक सोल नेगोशिएटिंग यूनियन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। सोल नेगोशिएटिंग यूनियन मतलब एक ही यूनियन बात करेगी? हाँ, और ये दर्जा उसी यूनियन को मिलेगा जिसके पास कम से कम 51% कर्मचारियों का समर्थन हो। 51%? केरल, जहां मल्टी यूनियन कल्चर है और कई छोटी लेकिन प्रभावशाली यूनियनें हैं, का मानना है कि ये प्रावधान विनर टेक्स ऑल जैसा है। इससे छोटी यूनियनों की आवाज दब जाएगी और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कमजोर होगी। तो ये 4 बड़े मुद्दे हैं, काम के घंटे, नौकरी की सुरक्षा, हड़ताल का अधिकार और यूनियनों की मान्यता। अब समझ आ रहा है कि ये टकराव इतना गहरा क्यों है। जी। तो अब आगे क्या? व्हाट्स द रोड अहेड? देखिए, 3 रास्ते दिख रहे हैं। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया,
केरल आर्टिकल 254(2) का रास्ता अपनाएं और राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार करें। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सुलझाने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक फोरम है, की बैठक बुलाई जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। और अगर वो भी नहीं हुआ तो तीसरा रास्ता है कि मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अंतिम व्याख्या करेगा। ये भारतीय संघवाद के भविष्य के लिए एक लैंडमार्क केस बन सकता है। ये वाकई एक लैंडमार्क मोमेंट है। चलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ही एक और बड़े मुद्दे पर चलते हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ से जुड़ा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के रेगुलेशन पर कुछ बहुत ही तीखी और दूरगामी टिप्पणियां की हैं। हाँ, ये मामला भी बहुत एक्सप्लोसिव है। एक यूट्यूब शो जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट, उसके खिलाफ कुछ एफआईआरज हुई थी। उसी मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने जो कहा, वो डिजिटल कंटेंट के पूरे इकोसिस्टम को हिला सकता है। कोर्ट ने ऐसा क्या कहा? उनकी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या थी? कोर्ट की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ओटीटी और सोशल मीडिया के लिए जो मौजूदा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इट इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव। पूरी तरह से अप्रभावी। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो खुद को रेगुलेट करने का सिस्टम है, ये बस दिखावा है और इससे कुछ हो नहीं रहा। तो अगर सेल्फ रेगुलेशन फेल हो गया है तो कोर्ट ने क्या समाधान सुझाया? कोर्ट ने दो बहुत बड़े और रेडिकल सुझाव दिए। पहला, एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का। स्टैट्यूटरी बॉडी? हाँ, जैसे सेबी या ट्राई। बिल्कुल, सेबी या ट्राई की तरह एक ऐसी संस्था जो सरकार और इंडस्ट्री दोनों के दबाव से आजाद हो और कंटेंट मॉडरेशन पे बाइंडिंग डिसीजंस ले सके। और दूसरा सुझाव, जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस में है, वो है एज गेटिंग के लिए आधार लिंकिंग का। कोर्ट ने कहा कि अडल्ट या सेंसिटिव कंटेंट देखने के लिए यूजर की उम्र का वेरिफिकेशन होना चाहिए और ये आधार या पैन कार्ड से लिंक करके किया जा सकता है। आधार लिंकिंग? हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो आजकल प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वार्निंग टिकर दिखा देते हैं, दिस कंटेंट इज फॉर 18+, ये सब बकवास है। कोई भी बच्चा यस आई एम 18 पर क्लिक करके कुछ भी देख सकता है। आधार लिंकिंग फॉर कंटेंट, ये तो राइट टू प्राइवेसी की डिबेट को फिर से जिंदा कर देगा। बिल्कुल। लेकिन इस पर आने से पहले ये समझते हैं कि अभी का सिस्टम, जिसे कोर्ट ने इनइफेक्टिव कहा है, वो है क्या? अभी का सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 यानी आईटी रूल्स 2021 के तहत चलता है। इसमें एक 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल स्ट्रक्चर है। 3 स्तरीय? जी। लेवल 1 पर पब्लिशर यानी नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम खुद शिकायतों को देखता है। और अगर वहां से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो लेवल 2 पर जाता है, जो इंडस्ट्री की बनाई हुई एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है। इसे अक्सर कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज हेड करता है। ठीक है। और फिर लेवल 3? अगर यहां भी बात ना बने तो मामला जाता है लेवल 3 पर, जो है सरकार की एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। और सारा विवाद इसी लेवल 3 को लेकर है ना? एग्जैक्टली। क्रिटिक्स का कहना है कि यह सरकार को सीधे सीधे सेंसरशिप की पावर देता है। इसी वजह से बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने आईटी रूल्स के रूल 9 के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है। क्यों? उनका मानना है कि सरकार का ओवरसाइट मैकेनिज्म हमारे आर्टिकल 19(1)(a यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर एक चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैट्यूटरी बॉडी का सुझाव इसी समस्या का हल है, एक ऐसी बॉडी जो सरकार के कंट्रोल में न हो। एग्जैक्टली। कोर्ट एक न्यूट्रल रेफरी चाहता है, लेकिन उनका दूसरा सुझाव, आधार लिंकिंग, एक नया पैंडोरास बॉक्स खोल देता है। ये मेंस के लिए एक क्लासिक डिबेट है, प्राइवेसी वर्सेस रेगुलेशन। बिल्कुल, क्योंकि आधार लिंकिंग का मतलब है कि आप इंटरनेट पे जो भी देख रहे हैं, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा जो आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा होगा। ये तो सीधे सीधे केएस पुत्तस्वामी जजमेंट 2017 के खिलाफ जाता है। एब्सोल्युटली। पुत्तस्वामी जजमेंट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि किसी भी अधिकार पर रोक लगाने के लिए सरकार को प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास करना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट मतलब जिस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, क्या ये कदम उस समस्या के अनुपात में है? क्या बच्चों को एडल्ट कंटेंट से बचाने के लिए सभी की प्राइवेसी को खत्म करना प्रोपोर्शनल है? और इसका दूसरा बड़ा इम्प्लीकेशन है एन एंड टू एनोनिमिटी ऑनलाइन। इंटरनेट पर गुमनाम रहने का अधिकार भी तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। सही कहा। विसल ब्लोअर्स, जर्नलिस्ट्स या डिसेंटर्स के लिए ये बहुत जरूरी है। एनोनिमिटी एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये ट्रोलिंग और हेट स्पीच को भी बढ़ावा देती है, लेकिन ये लेजिटिमेट एक्सप्रेशन को भी प्रोटेक्ट करती है। और सरकार का क्या पक्ष है इस पर? सरकार का पक्ष भी यहाँ पर यह है, जैसा सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा, कि यूजर जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं और मौजूदा सिस्टम में गैप्स हैं।
तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई मिडिल पाथ है जो बच्चों को भी बचाए और प्राइवेसी को भी? एक मॉडल है को रेगुलेशन का, जैसा यूके के नए ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट में है। वहां पे रेगुलेटर ऑफकॉम सीधे सीधे कंटेंट को नहीं हटाता। तो वो क्या करता है? वो प्लेटफॉर्म्स को कहता है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने प्लेटफॉर्म पर हार्मफुल कंटेंट को हटाने के लिए रोबस्ट सिस्टम्स बनाओ। रेगुलेटर प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कंटेंट को नहीं। अच्छा, ये एक अलग अप्रोच है। हाँ, वो देखता है कि प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज, एल्गोरिदम्स और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स कितने इफेक्टिव हैं। ये एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स इशू है। चलिए अब गियर बदलते हैं और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। जरूर। और यहाँ की सबसे बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर और भारत की बदलती काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन। बिल्कुल। नई दिल्ली में तीसरे चाणक्य डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा, वो भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक टेक्टोनिक शिफ्ट का संकेत है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अ डिफाइनिंग मोमेंट, एक निर्णायक मोड़ बताया। तो सबसे पहले लिसनर्स को ये याद दिलाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर था क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? इसका कॉन्टेक्स्ट था अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ भयानक आतंकी हमला, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे। 26 नागरिक? जी। उसी के जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कोई सामान्य सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मल्टी डोमेन प्यूनिटिव स्ट्राइक थी। मल्टी डोमेन प्यूनिटिव स्ट्राइक, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। ये 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से कैसे अलग था? बहुत बड़ा फर्क था। बालाकोट प्राइमरीली एक एयरफोर्स का ऑपरेशन था, एक प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर प्यूनिटिव था, यानी दंडात्मक। और मल्टी डोमेन का मतलब है कि इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड हमला किया। तीनों सेनाओं ने एक साथ? हाँ, आर्मी ने आर्टिलरी और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स और ड्रोन्स का, और नेवी ने समुद्री रास्तों पर सर्वेलेंस और प्रेशर बनाया। एलओसी के पार और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर 9 टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। तो ये स्केल और कोऑर्डिनेशन दोनों में बालाकोट से बहुत बड़ा था। और इसका नतीजा क्या निकला? ये ऑपरेशन 88 घंटे चला। आतंकी ढांचा पूरी तरह तबाह हो गया और इसके बाद एक डी फैक्टो सीज फायर लागू हुआ। लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा नतीजा है भारत की स्ट्रेटेजिक पोस्चर में बदलाव। हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट यानी रणनीतिक संयम की नीति से असर्टिव डिटरेंस या प्यूनिटिव रिटेलिएशन यानी दंडात्मक प्रतिशोध की नीति पर आ गए हैं। मतलब अब हर हमले का जवाब दिया जाएगा और कीमत वसूली जाएगी। संदेश साफ है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में डीहाइफिनेशन की भी बात की। ये एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है आईआर और सिक्योरिटी में। इसका यहाँ क्या मतलब है? डीहाइफिनेशन का मतलब है दो चीजों को अलग करके देखना। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने कश्मीर मुद्दे को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने अधिकार से सफलतापूर्वक डीहाइफिनेट कर दिया है। अच्छा, ये कैसे? पहले दुनिया अक्सर भारत की किसी भी कार्रवाई को कश्मीर के चश्मे से देखती थी। अब भारत का कहना है कि टेररिज्म इज टेररिज्म और हमारे सेल्फ डिफेंस के अधिकार का किसी भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। और दुनिया का क्या रिएक्शन था इस पर? उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन पर मेजर ग्लोबल पावर्स की चुप्पी ने भारत के स्टैंड को एक तरह से टैसिट अप्रूवल यानी मौन स्वीकृति दी है। ये डिस्कशन एक और डीप स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, द स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। ये क्या है और ऑपरेशन सिंदूर ने इसे कैसे चैलेंज किया? ये न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पैराडॉक्स ये है कि जब दो दुश्मन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार होते हैं तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर स्टेबिलिटी आ जाती है। क्योंकि दोनों देश फुल स्केल वॉर से डरते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी बड़ा युद्ध नहीं चाहता क्योंकि उसका मतलब है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। लेकिन यही स्टेबिलिटी लोअर लेवल्स पर इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है। मतलब प्रॉक्सी वॉर या आतंकी हमले। हाँ, पाकिस्तान जैसे देश प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेते हैं ये सोचकर कि भारत न्यूक्लियर वॉर के डर से कोई बड़ी कन्वेंशनल मिलिट्री कार्रवाई नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने इसी अजम्पशन को तोड़ा। प्रिसाइसली। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे कन्वेंशनल मिलिट्री एक्शन के लिए अभी भी बहुत जगह है। भारत ने इफेक्टिवली पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया है। मतलब अब सब कन्वेंशनल का जवाब कन्वेंशनल से दिया जा सकता है। बिल्कुल। और ये जरूरी नहीं कि हर बार मामला न्यूक्लियर लेवल तक एस्केलेट हो। इसी डायलॉग में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के विजन 2047 का भी जिक्र किया। वो क्या है?
जनरल द्विवेदी ने इंडियन आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक 3 फेज रोड मैप पेश किया है। फेज 1, जिसे हॉप कहा गया है, 2032 तक चलेगा और इसमें मॉडर्नाइजेशन पर फोकस होगा। और फेज 2? फेज 2 स्टेप 2037 तक चलेगा, जिसमें इन नए सिस्टम्स और डॉक्ट्रिन्स को पूरी तरह इंटीग्रेट किया जाएगा। और फेज 3 जंप 2047 तक सेना को एक फुली इंटीग्रेटेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड फ्यूचर रेडी फोर्स बना देगा। बहुत एम्बिशियस प्लान है। सिक्योरिटी के फील्ड में एक और बहुत ही सेंसिटिव मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो सैन्य अनुशासन और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच की महीन रेखा को दिखाता है। द सैमुअल कमालेसन केस। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और इमोशनली चार्ज्ड मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट सैमुअल कमालेसन की बर्खास्तगी को अपहोल्ड किया है। मामला क्या था, एक बार फिर से बताएं। लेफ्टिनेंट कमालेसन, जो एक ईसाई हैं, ने अपनी धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए रेजिमेंटल मंदिर या गुरुद्वारे के गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम में जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी मान्यताएं मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देती। तो यहाँ पे कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स आपस में टकरा रहे थे? यहाँ सीधा टकराव था आर्टिकल 25, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की गारंटी देता है, और आर्टिकल 33 के बीच। आर्टिकल 33? हाँ, आर्टिकल 33 ये एक यूनिक आर्टिकल है। ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोबेट कर सकती है, ताकि डिसिप्लिन और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज सुनिश्चित हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 33 को आर्टिकल 25 पर तरजीह दी। कोर्ट का मेन रीजनिंग क्या था? कोर्ट ने इस मामले को प्रसिद्ध बिजो एमानुअल केस से अलग माना। बिजो एमानुअल केस क्या था? 1986 का केस है। जेहोवाज विटनेसेस कम्युनिटी के 3 बच्चों ने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था, लेकिन वो सम्मान में छुपचाप खड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अधिकार को प्रोटेक्ट किया था। तो सेना का मामला अलग कैसे है? कोर्ट ने कहा कि सेना में यूनिट कोहेजन और एस्प्री डे कॉर किसी भी व्यक्तिगत पसंद से ऊपर है। एक ऑफिसर अपने जवानों के लिए एक लीडर होता है और उसे उदाहरण पेश करना होता है। कोर्ट ने सेना में सेक्युलरिज्म की परिभाषा पर भी जोर दिया। हाँ, और ये इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि इंडियन आर्मी में सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म से दूरी नहीं है, बल्कि सर्वधर्म संभाव है। सर्वधर्म संभाव? सेना में सर्वधर्म स्थल होते हैं, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही कॉम्प्लेक्स में होते हैं। एक ऑफिसर से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने जवानों के त्योहारों और धार्मिक परंपराओं में हिस्सा ले, चाहे उसका अपना धर्म कुछ भी हो। इससे यूनिट में भाईचारा बढ़ता है और आपसी विश्वास। लेकिन द हिंदू के एक एडिटोरियल ने इस फैसले की आलोचना की है। उसका क्या पर्सपेक्टिव है? एडिटोरियल का आर्ग्यूमेंट बहुत न्यूआंस्ड है। वो कहता है कि फैसला लीगली आर्टिकल 333 के तहत शायद सही हो, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन यानी संस्थागत समायोजन की विफलता को दिखाता है। उन्होंने कोई उदाहरण दिया? हाँ, उन्होंने चैरियट्स ऑफ फायर फिल्म के एथलीट एरिक लिडल का फेमस एग्जाम्पल दिया, जो एक डिवाउट क्रिश्चियन थे, और उन्होंने 1924 ओलंपिक्स में संडे को दौड़ने से मना कर दिया था। तो उनके साथ क्या किया गया? ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने गुस्सा होने के बजाय उन्हें अकोमोडेट किया और दूसरी रेस में दौड़ाया, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो एडिटोरियल का कहना है कि सेना को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। हाँ, तर्क ये है कि लेफ्टिनेंट कमालेसन ने अपनी ड्यूटी करने से मना नहीं किया था। वो मंदिर के बाहर खड़े होने को तैयार थे, उन्होंने सिर्फ गर्भगृह के अंदर जाने से मना किया था। इस मामूली अनुरोध को न मानना सेना को एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन के बजाय एक रिजिड इंस्टीट्यूशन के रूप में दिखाता है। ये सवाल उठाता है कि क्या सच्ची यूनिट कोहेजन यूनिफॉर्मिटी से आती है या डाइवर्सिटी के सम्मान से। ये तो जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। बिल्कुल। एक कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर यहाँ एथिकल डायलेमास हैं। एक तरफ इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, हायरार्की और यूनिट कोहेजन बनाए रखने का कर्तव्य है, और दूसरी तरफ आपके सबऑर्डिनेट के इंडिविजुअल कॉन्शियंस और फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करने की नैतिक जिम्मेदारी है। द डिलेमा इज बिटवीन ड्यूटी टू द इंस्टीट्यूशन वर्सेस ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल। बहुत ही डीप एनालिसिस है ये। चलिए अब इकोनॉमी के सेक्शन पर आते हैं। यहाँ भी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं। पहली ये कि आईएमएफ ने भारत के जीडीपी डेटा पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, ये एक बड़ी खबर है जो भारत की इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी पर असर डाल सकती है। आईएमएफ ने अपनी 2025 की आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट में भारत के नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को सी ग्रेड दिया है। सी ग्रेड? ये तो काफी लो है। ये दूसरा सबसे निचला ग्रेड है। आईएमएफ का कहना है कि इसमें कुछ मेथोडोलॉजिकल वीकनेसेस हैं। मेथोडोलॉजिकल वीकनेसेस, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। आईएमएफ की मुख्य आपत्तियां क्या हैं? आईएमएफ ने 3 मेन इश्यूज उठाए हैं।
पहला है आउटडेटेड बेस ईयर। भारत की जीडीपी की गणना अभी भी 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर होती है। जबकि इसे हर 5 साल में बदलना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस यही है। पुराना बेस ईयर होने से क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि 2011-12 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। डिजिटल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ये सब बहुत बड़े हो गए हैं। पुराना बेस ईयर इन नए सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर पाता। बात तो सही है। Imagine trying to measure today's internet traffic using a 2011 smartphone. You'll miss a lot of data. पॉइंट टेकन। दूसरा इशू क्या है? दूसरा और सबसे टेक्निकल इशू है डिफ्लेटर इशू। देखिए, हमें मिलती है नॉमिनल जीडीपी जो करंट मार्केट प्राइसेस पर होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था की असली ग्रोथ देखने के लिए हमें महंगाई को हटाना पड़ता है, जिससे हमें रियल जीडीपी मिलती है। महंगाई हटाने के इस प्रोसेस को डिफ्लेशन कहते हैं और जिस इंडेक्स का इस्तेमाल होता है उसे डिफ्लेटर कहते हैं। और भारत के डिफ्लेटर में क्या समस्या है? भारत रियल जीवीए निकालने के लिए सिंगल डिफ्लेशन मेथड का इस्तेमाल करता है और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई के प्रॉक्सी के तौर पर होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। डब्ल्यूपीआई और पीपीआई में क्या फर्क है? डब्ल्यूपीआई में मुख्य रूप से गुड्स की कीमतें होती हैं, सर्विसेज की नहीं, जबकि हमारी इकोनॉमी का 50% से ज्यादा हिस्सा सर्विसेज है। पीपीआई, जिसे ज्यादातर देश इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंजेस को मापता है और ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो डब्ल्यूपीआई इस्तेमाल करने का प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? हमारी जीडीपी ग्रोथ पर इसका क्या असर पड़ता है? असर ये होता है कि जब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरती हैं तो डब्ल्यूपीआई बहुत तेजी से गिरता है। जब आप एक बहुत कम डब्ल्यूपीआई से नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करते हैं तो आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ आर्टिफिशियली ज्यादा दिखती है। मतलब ग्रोथ ज्यादा दिखती है पर होती नहीं है। एक तरह से ये अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर नहीं दिखाता। और आईएमएफ की तीसरी आलोचना? तीसरी है डिस्क्रिपेंसीज, यानी विसंगतियां। जीडीपी को मापने के दो मुख्य तरीके हैं, प्रोडक्शन अप्रोच जीवीए और एक्सपेंडिचर अप्रोच कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एसेट्रा। और दोनों से जीडीपी बराबर आनी चाहिए आइडियली। लेकिन भारत में इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी यानी अंतर रहता है। ये इस बात का संकेत है कि शायद हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट को अंडरकाउंट कर रहे हैं। इस पर हमारी सरकार का क्या कहना है? सरकार ने आईएमएफ के इस असेसमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि नया बेस ईयर, जो कि 2022-23 होगा, 2026 की शुरुआत तक तैयार हो जाएगा और भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई बनाने की प्रक्रिया में भी है। तो फ्यूचर में ये ठीक हो सकता है? उम्मीद है, लेकिन तब तक हमारे डेटा की क्वालिटी पर यह सवाल बना रहेगा। इकोनॉमी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर वही है जिससे हमने शुरुआत की थी, 4 लेबर कोड्स का लागू होना। हाँ, अगर हम केरल के विवाद से हटकर देखें तो इन कोड्स का ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसके कुछ बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रभाव गिग इकोनॉमी पर है। गिग इकोनॉमी कैसे? द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में पहली बार गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को लीगली डिफाइन किया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। अब तक तो ये लोग लीगल वैक्यूम में काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। और सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी गई है, बल्कि एक ठोस प्रावधान भी किया गया है। जोमैटो, स्विगी, उबर जैसे एग्रीगेटर्स को अब अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% एक सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करना होगा। और उस फंड से क्या होगा? उससे इन वर्कर्स को डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ बेनिफिट्स और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। ये तो गेम चेंजर हो सकता है गिग वर्कर्स के लिए। और महिला कार्यबल, विमेन वर्कफोर्स पर इसका क्या असर होगा? द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट्स में यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति देता है, बशर्ते उनकी सहमति हो और एम्प्लॉयर उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करे। करेक्ट। ये एक बड़ा बैरियर हटाता है और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो अभी भी G20 देशों में सबसे कम में से एक है, लगभग 32.8%। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आर्ग्यूमेंट है, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें भी सच्चाई है। पहले कंपनियों को, खासकर एमएसएमईज को, करीब 29 अलग-अलग लेबर कानूनों के तहत कई सारे रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस और रिटर्न्स फाइल करने पड़ते थे। बहुत पेपर वर्क था। बहुत ज्यादा। अब इन सब को 4 कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया गया है। 1 रजिस्ट्रेशन, 1 लाइसेंस, 1 रिटर्न का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इससे कंप्लायंस बोर्डिंग काफी कम होगा और फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस वर्कर सिक्योरिटी। बिल्कुल।
अब इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ G20 समिट में कुछ टेंशन की खबरें आ रही हैं। आने वाला पहला अफ्रीकी देश है। ये ग्लोबल साउथ के लिए एक बड़ा मोमेंट है। लेकिन टेंशन क्यों है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 का बॉयकॉट करने या 2026 में अमेरिका को मिलने वाली अध्यक्षता के हैंडओवर का बहिष्कार करने की धमकी दी है। लेकिन वजह क्या है? वजह है दक्षिण अफ्रीका की कुछ घरेलू नीतियां और एक नैरेटिव जिसे व्हाइट जेनोसाइड कहा जाता है। ये वहां के व्हाइट फार्मर्स पर होने वाले कथित हमलों के आरोपों से जुड़ा है। ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया है, जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में तनाव आ गया है। इसका G20 पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर ये है कि ये G20 के कंसेंसस बेस्ड वर्किंग स्टाइल के लिए एक बड़ा खतरा है। ये दिखाता है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अब ग्लोबल मल्टीलैटरल फोरम्स को डिसरप्ट कर सकती हैं। और ये ग्लोबल नॉर्थ साउथ डिवाइड को भी दिखाता है। एग्जैक्टली। इंटरनेशनल रिलेशंस में दूसरी खबर भारत यूके माइग्रेशन ट्रेंड से जुड़ी है। हाँ, यूके के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ONS ने लेटेस्ट इमिग्रेशन डेटा जारी किया है और इसके अनुसार भारतीय अब यूके में सबसे बड़ा नॉन EU माइग्रेंट ग्रुप बन गए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 90,000 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए यूके गए और 46,000 भारतीय स्किल्ड वर्क वीसास पर गए, जिनमें से ज्यादातर हेल्थ एंड केयर सेक्टर में थे। तो ये डेटा इंडिया यूके FTA के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट। जहां मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स एक की इशू है, ये उस नैरेटिव को भी काउंटर करता है कि माइग्रेशन सिर्फ इलीगल या रेफ्यूजी ड्रिवन होता है। इंडियन माइग्रेशन टू द यूके इज लीगल, स्किल्ड एंड इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर बोथ कंट्रीज। चलिए अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है। जे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक डीप डिप्रेशन अब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है और इसका नाम है दितवा। साइक्लोन दितवा। इसकी करंट स्टेटस और एक्सपेक्टेड ट्रैक क्या है? ये अभी नॉर्थ नॉर्थवेस्ट डायरेक्शन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों की ओर बढ़ रहा है। IMD ने तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रीलिम्स के नजरिए से इस चक्रवात से जुड़े कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है? 3 फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला, नाम दितवा। दूसरा, नाम देने वाला देश यमन। और तीसरा, इस नाम का मतलब। ये नाम यमन के सोकोटा आर्किपेलागो में स्थित दितवा लगून के नाम पर रखा गया है, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एक रामसार साइट भी है। यहाँ एक और साइंटिफिक टर्म सुनने का मिलता है, फूजीवारा इफेक्ट। क्या वो यहाँ अप्लाई हो रहा है? इस टेम्परेचर्स सामान्य से ज्यादा हैं। फूजीवारा इफेक्ट तब होता है जब 2 चक्रवात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक कॉमन सेंटर के चारों ओर डांस करने लगते हैं। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। बिल्कुल। इसरो दिसंबर 2025 में अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 से 6,500 किलोग्राम का ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। ये लॉन्च इतना स्पेशल क्यों है? ये 2 वजहों से हिस्टोरिक है। पहला, ये एक फुल फ्लेज्ड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने एक अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए जीता है। और दूसरा, ये ISRO की हैवी लिफ्ट कमर्शियल लॉन्च मार्केट में एक जोरदार एंट्री है। अब तक इस मार्केट में SpaceX के फाल्कन 9 का दबदबा था। इस लॉन्च के बाद ISRO ग्लोबल क्लाइंट्स को हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव देगा। इस मिशन के टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं? रॉकेट और सैटेलाइट के बारे में कुछ बताएं। रॉकेट है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। ये ISRO का सबसे हैवी और सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? इसकी पेलोड कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO तक 8,000 किलोग्राम और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO तक 4,000 किलोग्राम ले जाने की है। और ये ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट क्या है? ब्लूबर्ड 6 एक मैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे LEO में डिप्लॉय किया जाएगा। इसे सेल टावर इन स्पेस भी कहा जा रहा है। सेल टावर इन स्पेस? हाँ, इसका रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ये है कि ये सीधे स्टैंडर्ड मोबाइल फोन्स पर 4G 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिना किसी स्पेशल सैटेलाइट फोन के। ये रिमोट एरियाज के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इनक्रेडिबल। चलिए अब आज के सभी टॉपिक्स को कंसोलिडेट करते हुए कुछ क्विक प्रीलिम्स फैक्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। पहला फैक्ट, आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। दूसरा, आर्टिकल 254(2) के तहत
अगर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट पर राज्य का कानून केंद्रीय कानून पर उस राज्य में प्रिवेल कर सकता है। तीसरा, LVM-3 ISRO का सबसे भारी रॉकेट है। इसकी लो अर्थ ऑर्बिट में 8 टन पेलोड कैपेसिटी है। चौथा, देतवा लगून, जिसके नाम पर चक्रवात का नाम पड़ा, यमन के सोकट्रा में स्थित एक रामसार साइट और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पांचवां, सर्वधर्म स्थल भारतीय सेना में सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है, जहां सभी धर्मों के लिए एक ही जगह पर पूजा स्थल होते हैं। उस नया बेस ईयर 2022-23 है। सातवां, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI उत्पादक के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंजेस को ट्रैक करता है और भारत इसे डेवलप करने की प्रोसेस में है। आठवां, NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ISRO की कमर्शियल आर्म है, जो ISRO की टेक्नोलॉजीज और लॉन्च सर्विसेज को मार्केट करती है। नवां, लेबर से संबंधित कॉन्करेंट लिस्ट की मुख्य एंट्रीज हैं एंट्री 24 वेलफेयर ऑफ लेबर, एंट्री 23 सोशल सिक्योरिटी और एंट्री 22 ट्रेड यूनियंस। 10वां, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारत का मल्टी डोमेन प्यूनिटिव काउंटर टेरर ऑपरेशन था। 11वां, G20 ट्रोइका में वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका, पिछला अध्यक्ष ब्राजील और अगला अध्यक्ष USA है। 12वां, IT एक्ट का सेक्शन 79 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंटरमीडियरीज को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देता है। 13वां, श्रेया सिंघल केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर रद्द कर दिया था। 14वां, ब्लूबर्ड 6 एक अमेरिकी कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो लॉन्च कर रहा है। और 15वां, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत एग्रीगेटर्स को गिग वर्कर्स के लिए अपने टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूट करना होगा। अब आते हैं हमारे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज हमारे पास 2 सवाल हैं और हम इनके आंसर का एक डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। पहला सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से है। सवाल है, सशस्त्र बलों के भीतर व्यक्तिगत अंतरात्मा और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन नाजुक है। सैमुअल कमालेसन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आर्टिकल 33 और आर्टिकल 25 के आलोक में आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। ओके, तो इस आंसर की ओपनिंग कैसी होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? इंट्रोडक्शन में आपको सीधे पॉइंट पर आना है। सैमुअल कमालेसन फैसले का जिक्र करें और बताएं कि ये मामला कैसे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 25 के बीच के इनहेरेंट टेंशन को उजागर करता है। बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें? बॉडी के 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में तर्क दें। यहां आर्टिकल 33 की नेसेसिटी को समझाएं, यूनिट कोहेजन, एस्प्री डे कॉर जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें और सर्वधर्म संभाव की यूनिक इंटरप्रिटेशन को हाईलाइट करें। और दूसरे पार्ट में? दूसरे हिस्से में क्रिटिकल एनालिसिस करना है। यहां द हिंदू एडिटोरियल के पॉइंट्स को यूज करें, आर्ग्यू करें कि क्या फैसला इंस्टीट्यूशनल अकोमोडेशन की विफलता है, एरिक लिदल का उदाहरण दें और सवाल उठाएं क्या रीजनेबल अकोमोडेशन का प्रिंसिपल यहां लागू हो सकता था। और कंक्लूजन में क्या लिखें? कंक्लूजन में एक बैलेंस व्यू देना है। एक्नॉलेज करें कि सैन्य अनुशासन नॉन निगोशिएबल है, लेकिन साथ ही सजेस्ट करें कि मॉडर्न आर्म फोर्सेस को डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पालन करते हुए इंडिविजुअल कॉन्शियस को अकोमोडेट करने के तरीके खोजने चाहिए। एक्सीलेंट फ्रेमवर्क। अब दूसरा सवाल जो GS पेपर 3 इकोनॉमी से है। सवाल है, 4 लेबर कोड्स का संचालन भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। गिग इकोनॉमी के लिए संभावित लाभों और केरल जैसे राज्यों की असहमति से उत्पन्न संघीय चुनौतियों पर चर्चा करें। 250 शब्द। इसका आंसर कैसे अप्रोच करें? इंट्रोडक्शन में आप इन कोड्स के लागू होने का जिक्र करें और बताएं कि ये भारत के लेबर मार्केट को रिफॉर्म करने का एक एम्बिशियस अटेम्प्ट है। और बॉडी के 2 पार्ट्स में क्या क्या आएगा? बॉडी के पहले हिस्से में कोड्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करें, खासतौर पर गिग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। गिग वर्कर की लीगल डेफिनेशन, सोशल सिक्योरिटी फंड और विमेन वर्कफोर्स के लिए नाइट शिफ्ट की परमिशन जैसे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करें। और दूसरा हिस्सा चैलेंजेस पर होगा? हाँ, बॉडी के दूसरे हिस्से में फेडरल चैलेंजेस पर फोकस करें। केरल के केस स्टडी का इस्तेमाल करें, उनकी आपत्तियों को मेंशन करें, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को एक्सप्लेन करें, आर्टिकल 254, और बताएं कि इससे एक फ्रैगमेंटेड लेबर मार्केट बन सकता है। और इसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में एक फॉरवर्ड लुकिंग सोल्यूशन ऑफर करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस पर जोर दें, सजेस्ट करें कि केंद्र को इंटर स्टेट काउंसिल जैसे फोरम्स का इस्तेमाल करना चाहिए टू फाइंड अ मिडिल पाथ। अब समय है आज के क्विज का। मैं सवाल पूछूंगी और आप उसका सही जवाब और एक्सप्लेनेशन देंगे। लेट्स डू इट।
पहला सवाल, आर्टिकल 33 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1. यह राज्य विधानसभाओं को पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। 2. आर्टिकल 33 के तहत बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3. यह केवल लड़ाकू सैनिकों पर लागू होता है। इनमें से कौन सा से सही है? इसका सही उत्तर है डी, 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है क्योंकि यह शक्ति केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेटमेंट 2 सही है, इसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्राप्त है। और स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि यह आर्म फोर्सेस के सभी मेंबर्स पर लागू होता है, कॉम्बैटेंट हो या नॉन कॉम्बैटेंट। एकदम क्लियर। दूसरा सवाल, दिथवा जो हाल ही में खबरों में था, क्या है? ए. गेहूं की एक नई किस्म, बी. एक साइबर हमला, सी. बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवात, डी. एक एंटी ड्रोन प्रणाली। इसका उत्तर है सी, चक्रवात दिथवा, जिसका नाम यमन ने अपने दिथवा लैगून पर रखा है। तीसरा सवाल, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत गिग वर्कर्स के संबंध में कौन सा सही है? 1. यह गिग वर्कर की पहली वैधानिक परिभाषा प्रदान करता है। 1. 2. एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का 1-2% योगदान करना अनिवार्य है। 3. एग्रीगेटर्स द्वारा किया गया योगदान श्रमिकों को भुगतान की गई राशि के 5% से अधिक नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। ये तीनों ही कथन इस कोड के अनुसार बिल्कुल सही हैं। चौथा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? ए. भारतीयों की निकासी, बी. एक काउंटर टेरर ऑपरेशन, सी. एक नौसैनिक अभ्यास, डी. एक साइबर कार्रवाई। सही उत्तर है बी। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पहलगाम हमले के जवाब में आतंकी लॉन्च पैड्स के खिलाफ किया गया प्यूनिटिव मल्टी डोमेन स्ट्राइक था। और आज का आखिरी सवाल, भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संबंध में IMF ने किन पद्धतिगत कमजोरियों पर प्रकाश डाला है? 1. पुराना आधार वर्ष, 2. WPI का उपयोग, 3. उत्पादन और व्यय अनुमानों के बीच विसंगतियां। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2 और 3। IMF ने अपनी सी ग्रेड वाली आलोचना में इन तीनों ही पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। तो आज के की टेकअवेज क्या है? आज हमने सीखा, सबसे पहले आर्टिकल 254 और केंद्र राज्य के विधायी संबंधों की जटिलता। दूसरा, आर्टिकल 33 के तहत सेना में अनुशासन और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच का नाजुक संतुलन। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की बदलती सुरक्षा डॉक्ट्रिन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट टू असर्टिव डेटरेंस। चौथा, IMF द्वारा उठाए गए भारतीय GDP डेटा के मुद्दे। और अंत में LVM-3 के लॉन्च के साथ ISRO की बढ़ती कमर्शियल मसल। ये सभी टॉपिक्स मेंस और इंटरव्यू के लिए ककदी महत्वपूर्ण हैं। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीस मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।